सर्वे के मुताबिक सोशल मीडिया के इस्तेमाल में 87% की बढ़ोतरी हुई है। इंटरनेट ब्राउजिंग में भी तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारत में फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप के इस्तेमाल का समय 150 मिनट से बढ़कर 280 मिनट तक हो गया है। यानी कि इस समय औसतन लोग 4 घंटे से भी ज्यादा समय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बिता रहे हैं। यही नहीं, वीडियो स्ट्रीमिंग को देखने वालों की संख्या भी दोगुनी हो गई है। लॉकडाउन के दौरान लोग सोशल मीडिया के जरिए अनजान लोगों से मदद मांगते नजर आए। लोग उनकी हेल्प भी करते रहे। ऐसे में संकट के इस समय में सोशल मीडिया का कैसे हम और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस खराब हालत में भी सोशल मीडिया ने किस तरह हमारी सामाजिक संवेदनशीलता को बचाने में हेल्प कर रहा है, इसके नेगेटिव उपयोग से कैसे बचे और इस कैसे बचे और क्यों बचने की हमें जरूरत है, यही हमारी आज की चर्चा का सब्जेक्ट है। इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे मेहमान हैं डॉक्टर विनोद कुमार शानवाल, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय से। आप शिक्षा और प्रशिक्षण विभाग के अध्यक्ष हैं। और डॉक्टर राकेश राणा जी जुड़ गए हैं, तब आप समाजशास्त्री और लेखक हैं। और एक और हमारे पैनलिस्ट अभी जो है आ नहीं पाए हैं, कुछ देर में ऑनलाइन होंगे। तब तक आप लोगों के जरिए जो है चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। जी विनोद सर, लॉकडाउन के दौरान कैसा अनुभव रहा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का, कैसी प्रवृत्तियां रही? देखिए, ऐसा है कि मैं तो एक शिक्षक हूं और इस लॉकडाउन के दौरान हम लोगों ने सोशल मीडिया को अपने शिक्षा के प्रचार प्रसार में काफी इस्तेमाल किया। जैसे हम लोग क्लासेस लेते हैं वो ऑनलाइन लेते हैं, कुछ कंटेंट्स हम बच्चों को यूट्यूब के थ्रू भेजते हैं, कुछ कंटेंट हम व्हाट्सएप के थ्रू भेजते हैं, कुछ कंटेंट्स हम अपने दूसरे माध्यमों से भेजते हैं। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इससे काफी हद तक लाभान्वित हो भी रहे हैं। कुछ चीजें इस सोशल मीडिया के साथ जो हम पहले से हमारा जो अनुभव था वो थोड़ा कम था, अब धीरे धीरे बहुत सारी चीजें हम सीख भी रहे हैं। जैसे बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी, पहले क्योंकि हम ऑनलाइन क्लासेस नहीं करते थे, हम फेस टू फेस क्लासेस करते थे, लेकिन जब से ये लॉकडाउन की जो समस्या आई है उसके बाद हम अपने जो समय को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सदुपयोग कर रहे हैं और अपने शिक्षार्थियों से, अपने साथियों से, हमारी मीटिंग्स हैं, हमारे वेबिनार्स हैं, हमारे डिस्कशन है, हमारे बहुत सारे काम सोशल मीडिया के जरिए बहुत सहज रूप से, सुचारू रूप से चल रहे हैं। और इसमें हमें बहुत सारी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है। स्टूडेंट्स भी इसको पढ़ाई के लिए जैसे अपना स्टडी सर्कल्स बना लेते हैं, एक दूसरे की समस्याओं का निदान आराम से कर लेते हैं, एक दूसरे से जो भी उनको समझना है वो समझ लेते हैं। और हम लोग भी इसके माध्यम से अपनी बात अपने विद्यार्थियों तक पहुंचा लेते हैं, क्योंकि इसके अलावा अभी कोई विकल्प अभी नजर नहीं आ रहा है। और इसमें क्या हो रहा है कि हमारे शिक्षार्थियों की शिक्षा भी प्रभावित नहीं हो रही है, और साथ में जो सरकार के जो आदेश हैं और जो लॉकडाउन के दौरान जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात है उसका भी हम अच्छे से पालन कर पा रहे हैं। जी तो विनोद सर, ये कुछ स्टूडेंट की शिकायत है इस दौरान की मतलब बहुत ज्यादा सिलेबस उनको मिल रहा है और होमवर्क जो है, इस तरह की शिकायतें आ रही हैं। तो कुछ गाइडलाइंस मिली है सरकार की तरफ से, यूजीसी की तरफ से? देखिए, आधिकारिक रूप से तो मैं इस बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि मैं अभी अधिकृत नहीं हूँ इस काम के, इस बात के लिए। लेकिन मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ कि जो सिलेबस हम लोग जो कवर कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास कई माध्यम है। शुरुआत हमने की थी इजी क्लास से। हम अपना कंटेंट बच्चों को इजी क्लास पर अपलोड कर देते थे, बच्चे अपना जवाब उस पर दे देते थे। बाद में हम जो डिफरेंट जो जूम या और अन्य तरह के जो माइक्रोसॉफ्ट या अन्य प्रकार के जो भी सॉफ्टवेयर आए उनके माध्यम से हमारा इंटरेक्टिव सेशन हो जाता है। अच्छा, दूसरा ये होता है कि जो स्टूडेंट्स के कुछ क्वेरीज होती हैं
उसके लिए हमने कुछ इनवाइटेड टॉक्स हैं, कुछ स्पेशल लेक्चर्स हैं, कुछ डिस्कशन है, वो हमारा बड़े अच्छे से हो जाता है। और जहां तक सिलेबस की बात है कि सिलेबस का थोड़ा सा प्रॉब्लम बच्चों के साथ ये है कि जहां दूर दराज के क्षेत्रों में जहां पर लोगों को नेट की कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है या बाकी कोई समस्याएं हैं, तो उसके लिए हमने एक माध्यम ये निकाला है कि जो भी हम बात अपनी करते हैं उसको ऑडियो के रूप में हम उन विद्यार्थियों तक पहुंचा देते हैं कि जब भी उनको अपने सहूलियत के अनुसार वो उसको सुन सकते हैं। जैसे कुछ विद्यार्थी बहुत कम मात्रा में हैं जिनके साथ थोड़ी सी समस्या है कि उनको इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, और इंटरनेट ना होने की वजह से वो वीडियो पर हमसे बात नहीं कर पाते हैं, जो हम क्लास लेते हैं उसमें नहीं जुड़ पाते हैं। तो उसके लिए हमने ये किया हुआ है कि हम अपने बच्चों की जो समस्याएं हैं उनको टेलीफोन से भी बात कर लेते हैं, या हम उनको ऑडियो रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करा देते हैं। इसके अलावा कुछ जो यूजीसी ने कुछ लिंक प्रोवाइड किए हैं, खास करके कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिपॉजिटरी हैं या यूजीसी की कुछ बुक बैंक हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे थे, सबने बहुत सारे ई बुक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स बुक्स उपलब्ध कराई हैं जो सोशल मीडिया पर इजीली अवेलेबल हैं। हिंदी में, इंग्लिश में, हर प्रकार की बुक्स जो है उपलब्ध हैं। बच्चों के साथ एक जो थोड़ी सी जो समस्या जो शुरू में आ रही थी, वो आ रही थी उनके शेड्यूल को लेकर के, लेकिन धीरे धीरे कुछ माता पिता की समझदारी से, कुछ सोशल मीडिया की जानकारी से बच्चों ने अपना एक शेड्यूल भी तय कर लिया है, और अब कुछ हद तक ये समस्या अब जो है कुछ हद तक ये समस्या कम हो गई है। जैसे एक दो चीज मैं इसके बारे में आपसे और शेयर करूं कि इनिशियली हम लोग किसी भी आपदा के लिए प्रिपेयर्ड तो नहीं थे, ना हम प्रिपेयर्ड थे, मतलब ना टीचर्स प्रिपेयर्ड थे, ना स्टूडेंट्स प्रिपेयर्ड थे। जो फेस टू फेस मोड में जो पढ़ाई होती थी उसके लिए ना विद्यार्थी प्रिपेयर्ड था, ना टीचर प्रिपेयर्ड था ऑनलाइन के लिए। लेकिन जिस प्रकार से जब एक समस्या शुरू हुई उसके बाद से इमीडिएटली जैसे स्विच ओवर किया, टीचर्स भी ऑनलाइन पर आ गए, बच्चे भी ऑनलाइन आ गए। तो शुरू के फेज में थोड़ी सी दिक्कतें थी, बाकी अब सब स्मूथ है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी, तारा भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है तारा भाई आपका शो में। डॉक्टर राकेश राणा जी, आप लेखक हैं, लंबे टाइम से सोशल मीडिया को लेकर के काफी सारे आपने लेख लिखे हैं अपने। ये सोशल मीडिया के दौरान किस तरह आपको लोग जो है सोशल मीडिया पे अपने लिए हेल्प मांगते दिखे, लोग उनके थ्रू जो है सोशल मीडिया के थ्रू लोगों की हेल्प करते नजर आए, सिर्फ जान पहचान के लोगों को नहीं, अनजान लोगों की भी हेल्प करते रहे? राकेश राणा जी। जी नमस्कार जी, विनोद जी, तारा जी और अंजुल जी को नमस्कार। जो अभी विनोद सर ने सोशल मीडिया का एक बहुत ही अच्छा पक्ष एजुकेशन के स्तर पे बताया, मैं उससे पूरी तरह एग्री करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने और पूरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जो संकट को कम करने में और इसे सहनीय बनाने में भूमिका निभाई, वह सोशल मीडिया की सराहनीय है। और उसे हमें ध्यान में रखते हुए ये रखना चाहिए कि ये आने वाले टाइम में, भविष्य में ये लगातार अपनी मजबूत भूमिका के साथ अपने हस्तक्षेप सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है बेसिकली जिसमें सोसाइटी एक नीचे इन्वॉल्व होती है, और इसकी खूबसूरती यही है कि इसमें सोसाइटी के डिफरेंट लेवल पर लोग अपने ढंग से अपनी सूचनाएं, अपनी नॉलेज, अपने तौर तरीके, अपना पूरे जीवन शैली को शेयर करते हैं। लॉकडाउन के दौरान इसने बहुत सकून भरी भूमिका का निर्वाह किया कि लोग एक दूसरे की, अपने यारों रिश्तेदारों का कुशल क्षेम जानने में, पहुंचने में और कोई तरीका नहीं था। जब पूरी तरह सारा चक्का जाम हो गया तो मीडिया और सोशल मीडिया ने ही उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इससे भी आगे बढ़कर पूरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने, पूरी आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी ने, पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, इन सब ने बढ़कर जो कोरोना क्राइसिस में, इसके ट्रीटमेंट में, प्रिवेंशन में, इन सारी चीज़ों में
दुनिया में देखने में आया, इस तकनीक वाली वो तकनीकी के उज्जवल भविष्य की तरफ संकेत करता है कि लगातार भविष्य तकनीकी आधारित बनेगा और समाज के हर स्तर पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, इन सब की एक गहरी भूमिका बनेगी। अब जहां तक सोशल मीडिया के उपयोग और उसके यूज के समझ की बात है, तो लॉकडाउन के दौरान भी ये अनुभव रहे और उससे पहले भी अमूमन पूरी दुनिया के तौर पर देखने से सोशल मीडिया के उपयोग, अनुपयोग और दुरुपयोग को लेकर बहुत सारी चीजें उठती रहती हैं। उसका एक कारण ये है जी, दुनिया में हो रहा है। बेसिकली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सोसाइटी का प्लेटफॉर्म था और ये एक अल्टरनेटिव मीडिया के रूप में अपनी फंक्शनिंग करता है और यही इसकी खूबसूरती है, यही इसकी स्ट्रेंथ है। लेकिन गड़बड़ होता कहाँ है कि जब सोशल मीडिया के ट्रैक पर और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर मुख्य धारा के मीडिया का ट्रैफिक एंट्री करता है, तो जो सोशल मीडिया का पूरा एक ट्रेंड है वो सब गायब मिलता है और मुख्य धारा का ट्रेंड, मुख्य धारा के मीडिया की इंफॉर्मेशन ही उस ट्रैक पर रन करती है। ये एक है और इसको ये अगर दूर करे तो इस समाज के लिए एक बहुत मजबूत प्लेटफॉर्म के रूप में बढ़ सकता है, बन सकता है। लेकिन ये एक बड़ा संकट पूरी दुनिया में बना हुआ है कि मुख्य धारा की सूचनाएं, मुख्य धारा की मीडिया में जो अच्छी चीज है वह आनी चाहिए, होनी चाहिए। समस्या है कि मुख्य धारा अपने है तो वो समाज में तनाव आती है, अननेसेसरी आती है, या हम अपने समाज को उस लेवल पर करें कि अलग अलग क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास अपने ढंग की सूचनाओं को अडॉप्ट करे, समायोजन करे और उन्हें अपने अपनाए। अब जब उसमें एक तरह की सूचनाओं का सैलाब पूरे समाज पर पड़ता है तो बहुत सारे तनाव, बहुत सारे डिस्टर्बेंस, इस सब के कारण जो जनरेट होते हैं, इस पर एक बहुत गंभीर ढंग से सोशल साइंस की दुनिया में भी और इन सब सामाजिक चिंतकों की दुनिया में भी काम होने की जरूरत है। और सोशल मीडिया को इस अनुभव से, लॉकडाउन के अनुभव से और ब्रॉड रूप में इसे फैलाने की और इसकी सतर्कता की और इसकी सहूलियतों की हमें डेवलप करने की जरूरत है। जी, तारा जी, आप देर से थोड़ा जुड़े हैं। आप जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और सोशल मीडिया पर एक चर्चित शख्सियत हैं। आप यूट्यूबर भी हैं। सर, आपका अनुभव कैसा रहा लॉकडाउन के दौरान इंटरनेट अपने स्टूडेंट को नेट के जरिए या सोशल मीडिया के थ्रू सीख करने का? अभी आप हमें सुन पा रहे हैं? जी हाँ। आवाज? हाँ। डॉक्टर राणा, डॉक्टर विनोद और आपको मेरा नमस्कार। जी जी, ये बात सही है कि हम टीचर्स के ऊपर या फिर किसी भी तरह के जो वर्कर हैं उनके ऊपर ये जिम्मेदारी आई है। पहले तो सोशल मीडिया जुड़ने का एक माध्यम था, लेकिन अब वही एक माध्यम बचा जिससे हम जुड़ सकते हैं। तो आप मजबूरी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, हकीकत यही है। अब पिछले अगर 1.5 महीने की बात करें, जब से लॉकडाउन हो रहा है, तब से हम लोग ऑनलाइन क्लासेज हो तो सोशल मीडिया के थ्रू ही बच्चों से जुड़े हुए, खास करके व्हाट्सएप और बाकी जो प्लेटफॉर्म आए हैं सोशल मीडिया के, चाहे जूम हो या चाहे जो हो, कुछ सिक्योरिटी कंसर्न रहे हैं। हाँ, इसमें दिक्कत तो है कुछ बच्चों के साथ, जैसे तमाम बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है, लैपटॉप नहीं है। कुछ बच्चों के पास ये भी दिक्कत है कि वो हिंदी मीडियम के हैं और इस मीडियम पर हिंदी माध्यम की जो स्टडी मटेरियल्स हैं वो बहुत कम हैं, तो उनसे ये चीजें शेयर करना थोड़ा मुश्किल तो हो रहा है। बहुत सारे बच्चों की शिकायत है कि सर हम समझ नहीं पा रहे हैं, और फेस टू फेस जो टीचिंग होती है, जो शिक्षण कार्य होता है फेस टू फेस, उसका कोई तोड़ तो नहीं है, उसका ये रिप्लेसमेंट कभी नहीं हो सकता सोशल मीडिया। हाँ, एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है कि हम जुड़े रह सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा समय तक चलेगा नहीं। अभी भी
देश के तमाम हिस्सों में या तो इंटरनेट की स्पीड बहुत कम है, या तमाम ऐसे बच्चे हैं जिनके पास स्मार्टफोन की उपलब्धता नहीं है, लैपटॉप की उपलब्धता नहीं है। खास करके ऐसे घरों में, और लड़कियों के मामले में ये बात ज्यादा लागू होती है, पूरे घर में एक स्मार्टफोन होना और उस पर भी 2-4 घंटे के लिए दिन में बच्चे के पास समय होना या स्मार्टफोन उसको दिया जाना, तमाम लड़कियों की शिकायत है कि उनके घर में ये सुविधा नहीं होती। और जी। प्रिवेसी का कंसर्न भी बीच में आया था, जैसे जूम जैसे ऐप है उनमें प्रिवेसी का भी कंसर्न एक आया था। और ये बात सही है कि असाइनमेंट की चेकिंग हो, बच्चों को फेस टू फेस उन्होंने क्या गलतियां की ये बताना हो, ये सोशल मीडिया के माध्यम से उतना सक्सेसफुल नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही हैं। फिलहाल इसकी अच्छी बात ये है कि कई बार होता है कि इसकी एक्सेस बहुत आसान है। अगर घर पे किसी के पास स्मार्टफोन है तो हम बहुत सारे लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, बच्चों से भी पहुंचा सकते हैं, लेकिन ये सिलेक्टिव है, चयनित है। सोशल मीडिया आज भी चयनित है, तमाम तबके के बच्चों तक इसकी एक्सेस नहीं है, ये मैं मानता हूँ। तो अभी तक का तो पढ़ाने का ये एक्सपीरियंस रहा है। बाकी सृजनात्मक कार्य बहुत किए जा सकते हैं, आगे बातचीत में सामने आएंगी सारी बातें। जी। तारा जी, जी कल मैं यूट्यूब फेसबुक पे देख रहा था, आपने एक पोस्ट शेयर की थी, किन्हीं के लिए कोई टीचर थी, जिसमें उन्होंने कई सारी प्रॉब्लम शेयर किया था उन्होंने कि हाँ। मतलब ये प्रॉब्लम आ रही हैं, और काफी अच्छे से उन्होंने शेयर कर रखा था कि कुछ स्टूडेंट हैं जिनको जो है उनके पास नेट एक्सेस नहीं है, या लड़कियां हैं उनको जो है घर के काम से ही फुर्सत नहीं मिल पा रही जो वो ये ऑनलाइन क्लास जो अटेंड कर सकें। तो थोड़ा इसके बारे में बताइए हमारे लोग दर्शकों को। इसके बारे में बाकी दो टीचर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग भी इस बात से सहमति दर्ज करेंगे कि जब लॉकडाउन हुआ अचानक से, तो बच्चे तमाम बच्चे जो दिल्ली में आके पढ़ते हैं वो अपनी किताबें तक नहीं ले जा पाए। और इनफैक्ट ई लाइब्रेरी की सुविधा भले दी गई है, लेकिन लाइब्रेरी की तमाम किताबें एक्सेसिबल नहीं है और हिंदी माध्यम में स्टडी मटेरियल बहुत कम है। तो ऐसे में बच्चों का किताबों के बगैर रहना घर पे, और उसके बाद उनसे अपेक्षा करना कि वो सारी चीजें एक्सेस करेंगे और ऑनलाइन फेस टू फेस टीचिंग के बराबर मुकाबला कर लेगा, ये थोड़ा सा बेईमानी होगा एक हिसाब से। और वो संज्ञा उपाध्याय हमारी कलीग हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उन्होंने अपनी लड़कियों के बारे में कहा था, वो रोज क्लास लेती हैं, उन्होंने बताया था कि लड़की होना और कई तरह का घाटा पैदा कर देता है आपका, क्योंकि घर में लड़कियों के पास स्मार्टफोन होना ना होना अलग बात है, उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि उनको घर के काम भी करने पड़ते हैं, जो हम लोग जेंडर स्टडीज में कहते हैं कि डबल ड्यूटी वाला काम, वो उनके हिस्से बहुत आता है। लड़कों को कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से थोड़ा एडवांटेज तो रहता है लड़कियों की तुलना में, क्योंकि उनके पास बाकी का काम फ्री में रहता है। अब लड़कियों को अगर घर में है तो उनको घर का काम करना है, बीच बीच में उठ के भी चले जाना होता है, स्मार्टफोन नहीं है तब और बड़ी दिक्कत, लैपटॉप नहीं है तो और भी बड़ी दिक्कत। प्लस एक चीज होता है कि हम जानते हैं इस बात को, जो भी जेंडर सेंसिटिव है ये बात जानता है कि तमाम लड़कियों के लिए कॉलेज जाना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। वो उनके लिए वो 7-8 घंटे मुक्ति का टाइम होता है एक हिसाब से, कि डबल ड्यूटी नहीं करनी है, सिर्फ पढ़ना है जाकर के, वहां जाकर के। तो ये बिल्कुल, ये मैं मानता हूँ कि तमाम बच्चों की शिकायत है कि सर हम तक ये बात नहीं पहुंच रही है। हमारे ही कॉलेज में कम से कम 40% बच्चे पूरी तरह हिंदी मीडियम होते हैं। अब जब फेस टू फेस टीचिंग होती है ना, तो हम साथ साथ इंग्लिश और हिंदी पढ़ा देते हैं, लेकिन यहाँ पर इसके माध्यम से पढ़ाने में कई दिक्कतें आती हैं। तो दिक्कतें ये सारी चीजें हैं, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, एडमिट करता हूँ। विनोद सर, तारा भाई ने कई सारी मतलब दिक्कतें बताई कि कुछ प्रॉब्लम शायद अभी नया मीडियम है सोशल मीडिया के तो स्टडी और क्लास जो है के थ्रू जो क्लासेस चली, इसमें कुछ प्रॉब्लम शायद हम लोग नए हैं तो थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम है। वक्त के साथ शायद कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, फिर भी कुछ इश्यू तो रह जाएंगे। देखिए ऐसा है कि
जो डॉक्टर ताराशंकर जी ने कहा या इससे पहले राकेश जी ने कहा, मैं दोनों की बातों से सहमत हूं, लेकिन इसमें हमें दो बातें समझनी बहुत जरूरी हैं। पहली बात तो ये समझनी कि सोशल मीडिया का प्रयोग अब हम एक क्राइसिस के समय में कर रहे हैं। ये क्राइसिस है, ये कोई रेगुलर सिचुएशन हमारी नहीं है। और हम सारे ही लोग, जहां तक मैं समझ रहा हूं, हम तीनों ही लोग फेस टू फेस टीचिंग वाले लोग हैं, हम लोग डिस्टेंस मोड वाले टीचर्स नहीं हैं। तो अब ये एक क्राइसिस की सिचुएशन है। अब जब क्राइसिस की सिचुएशन है, उसमें जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव हो सकता है, देखिए जब आपका कहीं कोई समस्या होती है, उस क्राइसिस में जो बेस्ट जो हो सकता है, यानी कि सबसे अच्छी कोई चीज हो सकती है, आज हम उसको एक ऑल्टरनेटिव के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। ना तो हमारे बच्चों ने एडमिशन जो लिया था वो डिस्टेंस बोर्ड के हिसाब से लिया था, उन लोगों ने फेस टू फेस टीचिंग के लिए लिया था। हमारे जो अध्यापक का जो प्रशिक्षण है वो भी फेस टू फेस के लिए है। तो हमारी दोनों ही चीजें हैं। तो ये एक क्राइसिस मैनेजमेंट की सिचुएशन है, और क्राइसिस मैनेजमेंट की सिचुएशन में जो आपको मिल जाए और जितना बढ़िया उसमें से मिल पाए, वो आपके लिए जरूरी होता है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं और इंगित करना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा कि हिंदी मीडियम का जो मटेरियल है, बिल्कुल सही बात है कि हिंदी मीडियम का जो मटेरियल है वो बड़ा लिमिटेड एक्सेस में है बच्चों के, लेकिन उसका भी हमारे टीचर्स ने एक सॉल्यूशन निकालना शुरू किया। एक दो ग्रुप को मैं जानता हूं, उन लोगों ने क्या किया कि अपना एक ग्रुप बनाया, सिलेबस उन लोगों ने शेयर किया, और सिलेबस शेयर करके ये कहा कि चलिए एक काम ये करते हैं कि हम एक एक टॉपिक को लेकर के और इसको फेसबुक के जरिए, इसका हिंदी में हम एक छोटा छोटा यूट्यूब के जरिए हम बच्चों तक ये हिंदी माध्यम में भी ये मटेरियल तैयार कर देते हैं। क्योंकि ये जो चीज है, हम ना तो इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड थे, ये एक क्राइसिस है, ये एक पेंडेमिक है। अब ये क्राइसिस अचानक आ गया, जब अचानक आ गया तो जो बात डॉक्टर ताराशंकर जी कह रहे थे वो साथ बच्चों के नहीं, मेरे साथ भी हुई है। मैं खुद अपनी यूनिवर्सिटी से घर आया था, घर आने के बाद रात को मुझे मैसेज मिला कि कल से आपको यूनिवर्सिटी नहीं जाना है। अब जो मेरा जो स्टडी मटेरियल था, मेरी खुद की जो अपनी किताबें थी, मेरा जो लैपटॉप मेरे पास था, लेकिन जो मेरे डेस्कटॉप, ऑफिस के डेस्कटॉप में जो मेरी फाइल्स थी, जो मेरा सामान था, वो सारा मेरा वही छूटा है, अभी तक मेरे एक्सेस नहीं हो पाया है। वो तो चांस की बात है कि मेरे पास एक ऑल्टरनेटिव लैपटॉप था जो हम अपने साथ कैरी कर रहे थे। अब इसमें से धीरे धीरे काम हम कर रहे हैं, क्योंकि क्राइसिस मैनेजमेंट है। अच्छा, जहां तक बात है मटेरियल की, देखिए हम लोग टीचर हैं, तो टीचर्स कोई ना कोई सॉल्यूशन बच्चों के लिए निकालता है, क्योंकि टीचर बच्चों के जितना करीब रहता है, बच्चे शायद अपने पेरेंट्स के भी उतना करीब नहीं रहते हैं। और ये अब इस समय तो हमारी सभी की एक नैतिक जिम्मेवारी है। कुछ ग्रुप ने हिंदी में मटेरियल तैयार करना शुरू कर दिया है, और जैसे ही अभी तो देखिए जिस तरह के हालात चल रहे हैं, अभी भी शायद 2 हफ्ते के लिए और बढ़ा है, अभी जो समाचार जो मिले हैं। अब जब ये लॉकडाउन का फेज ओवर हो जाएगा, तो जहां तक राणा जी ने कहा उस बात को मैं और आगे बढ़ाना चाहूंगा कि देखिए इस तरह की जो चीजें हैं, या जो इस तरह के जो माध्यम है, या जो मोड हैं, इसको एक ऑल्टरनेटिव के रूप में बड़े अच्छे से उभारने की जरूरत रहेगी, और शायद हम लोग उसके लिए प्रिपेयर्ड भी हो जाएंगे। जैसे हमारे यहाँ इस बार तो ये कोरोना वाली समस्या है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि बड़ी एक्सट्रीम सर्दियां होती हैं। अब एक्सट्रीम सर्दी में स्कूल बंद करने पड़ते हैं, या कभी कभी ऐसी भी समस्या है कि किसी एक पर्टिकुलर शहर में बहुत ज्यादा प्रदूषण हो गया, प्रदूषण की वजह से भी बीच में कई बार छुट्टी करनी पड़ी। तो उस टाइम के लिए या उस फेज के लिए ये अपने आप में एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में जो हमारा ये जो सोशल मीडिया है, ये एक नए प्लेटफॉर्म के माध्यम से उभर के आ रहा है। अब जहां तक बात है इसके इस्तेमाल की, देखिए इस्तेमाल इसका पहले जो लोग करते थे वो केवल एंटरटेनमेंट के लिए करते थे या अपनी सूचनाओं को आदान प्रदान के लिए करते थे, लेकिन अब जो इसका जो इस्तेमाल हो रहा है उसका वो अधिक इस्तेमाल एजुकेशन में हो रहा है, चीजों को सीखने में हो रहा है, और चीजों को आगे बढ़ाने के लिए हो रहा है। जैसे कुछ वीडियोस आप भी देखते होंगे, मैं भी देखता हूं कि सुबह कुछ लोगों के वीडियोस ऐसे आते हैं जो सुबह जॉगिंग करते हैं या घर में योगा करते हैं, उनको देख करके लोग योगा शुरू कर लेते हैं। या कुछ ऐसी चीजें जो आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में है, बहुत सारे जो ऐप हमने शुरू किए वो हमने इसी सोशल मीडिया से ही सीखा। ऐप को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे उसको स्टार्ट करना है, कैसे फंक्शनिंग करनी है, तो इसको तो हमने एक बड़े ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है। और जैसे डॉक्टर राणा जी ने कहा कि इसको आगे और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, क्योंकि आने वाला जो समय आएगा
देखिए पेंडेमिक तो कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, किसी भी कंट्री में हो सकता है। तो अगर ग्लोबली हम बात करें तो इसको एक विकल्प के रूप में भी लोग आगे इस्तेमाल करेंगे। और जिस तरह की चर्चाएं हैं या जिस तरह की चीजें हैं, हो सकता है 10 से 15% या 20 से 25% कंटेंट फिर आगे जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही हम लोग शुरू करें। और तारा जी की बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि देखिए जो बात फेस टू फेस टीचिंग में है वो अल्टीमेटली ऑनलाइन टीचिंग में नहीं है। भले ही हम बच्चों का फेस देख पाते हैं, भले ही बच्चों से हम बात अच्छे से कर पाते हैं, क्योंकि उसमें कुछ बच्चों की अपनी लिमिटेशंस हैं, कुछ बच्चों के मोबाइल फोन की लिमिटेशन है, कुछ के लैपटॉप की लिमिटेशन है, कुछ के इंटरनेट कनेक्शन की लिमिटेशन है। लेकिन दोनों ही माध्यम आगे, जहां तक मैं समझ रहा हूं, दोनों ही माध्यम का इस्तेमाल आगे आने वाले समय में होगा। जी जी जी, मतलब फेस टू फेस टीचिंग का कोई बेहतर विकल्प नहीं है, लेकिन फिर भी ना होने से, कुछ जी भी ना जी होने से बेहतर है। हाँ यस, जो हम कहते हैं कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जी तारा जी जी हाँ जी तारा जी अंजुले भाई, एक दो चीजें मैं ऐड कर दूं। जैसे मैं पढ़ाता हूं ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के साथ क्या है, आपको फील्ड वर्क जाना होता है, कंपलसरी पेपर्स होते हैं हर साल लगभग। तो वो फील्ड वर्क बच्चे नहीं कर सकते, तो उनको हमने क्या किया ऑल्टरनेटिव के रूप में, कि उनको गूगल फॉर्म बनवा करके हमने कहा ऑनलाइन ही आप सर्वे कर लीजिए और कुछ काम तो एटलीस्ट आपका चल जाएगा। दूसरा यह कि मैं पढ़ाता हूं ज्योग्राफी में हम लोग GIS एक सॉफ्टवेयर होता है, उसका उपयोग करते हैं। अब GIS सॉफ्टवेयर लैपटॉप में ही इंस्टॉल होता है। अब दिक्कत यह है कि लैपटॉप ज्यादातर बच्चों के पास नहीं है, 90% बच्चों के पास अपना लैपटॉप नहीं है। तो और ये DU की बात बता रहा हूं, मतलब ज्यादातर बच्चों के पास लैपटॉप नहीं है। अब वो क्या हुआ कि लैपटॉप उनके पास है नहीं, तो अब जो मैप बनाने का काम हुआ, पूरे के पूरे 2-3 पेपर उसी पर आधारित है। तो ये दिक्कत आती है। हालांकि सारे सब्जेक्ट की बात ये नहीं है। बाकी डॉक्टर विनोद ने ये बात बड़ी अच्छी कही कि आगे आने वाले समय में जिन लोगों के पास, मतलब नॉर्मल डेज में इन चीजों की एक्सेस नहीं है, ये एक माध्यम बन सकता है। तभी तो सरकार फोकस कर रही है कि MOOCs के थ्रू आप करें। IITs ने मिलकर अपना बनाया हुआ ऑनलाइन टीचिंग सॉफ्टवेयर का इवन सर्टिफिकेट भी देते हैं, और किसी भी उम्र के लोग एक्सेस कर सकते हैं, कहीं भी एक्सेस करते हैं, अपने समय के मुताबिक कर सकते हैं कि जब आपको टाइम हो तब आप क्लास करिए। तमाम चीजें हैं, सुविधाएं, और पूरी दुनिया में चल रहा है। इवन MIT, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, ये सारी यूनिवर्सिटीज ने इस तरह के प्रोग्राम शुरू किए हैं। तो जरूर हम सब भी एक ऑल्टरनेटिव के रूप में ही इसको देख रहे हैं। हाँ, कोरोना के टाइम पर एक चीज ध्यान रखना है कि एक होता है पैंडेमिक और एक होता है इन्फोडेमिक। मतलब इंफॉर्मेशन जब पैंडेमिक की तरह हो जाए, यानी गलत इंफॉर्मेशन हो, झूठ हो, उससे भी बचना बहुत जरूरी है। प्राइवेसी अपनी तरफ है, प्राइवेसी का कंसर्न अपनी जगह है एक चीज। दूसरा है इन्फोडेमिक। इन्फोडेमिक इसलिए बात की जा रही है कि तमाम जानकारियां बहुत ऑथेंटिक नहीं होती इंटरनेट पर, और ये हम जैसे टीचर्स को खास ध्यान देना है बच्चों को बताने के लिए कि स्टूडेंट ये चीजें उतनी ऑथेंटिक नहीं है। तो आपको कितनी इंफॉर्मेशन चाहिए, ये ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है जब हम ऑनलाइन क्लासेस करेंगे या ऑनलाइन टीचिंग या इस तरह की चीजें कुछ भी करते हैं। और इसके साथ ही मैं कुछ इंफॉर्मेशन दे दूं ताकि जो आम लोग सुनने वाले उनकी समझ में आ जाए कि सोशल मीडिया को आप नफरत करें या प्यार करें, आप इग्नोर नहीं कर सकते, एक मोटा मोटी। और उसका कारण ये है कि अभी मैं पलट रहा था, तो सोशल मीडिया पर अगर बताएं कितने लोग जुड़े हुए हैं इंडिया की पूरी पॉपुलेशन अगर हम देख लें इस समय 130 करोड़ मान के चलें आज के समय, तो 130 करोड़ की पॉपुलेशन में 40 से 45 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया से। तो सोशल मीडिया की रीच किसी भी अन्य माध्यमों से अधिक है, किसी भी अन्य माध्यम से, चाहे न्यूज़पेपर, टीवी चैनल सब मिला दीजिए, उस हिसाब से देखा जाए तो सोशल मीडिया की एक्सेस उन सबसे ज्यादा 45 करोड़ लोग। मैंने पहले तो हम लोग चेताते थे कि ये मत करो, वैसे मत करो, लेकिन आज की डेट में हम खुद इससे बच नहीं सकते। मैं खुद सारे माध्यमों पर एक्टिव हूँ, चाहे व्हाट्सएप हो या यूट्यूब हो या फिर फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, गूगल क्लास हो, टिकटॉक हो। इवन टिकटॉक पर मैं तो नहीं हूं, लेकिन टिकटॉक पर भी करीब 30-40 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं।
तो ऐसे माध्यम का प्रयोग हम भले ना करें, लेकिन इससे हम अछूते रह जाएं, ये हो नहीं सकता। तो जरूरी है कि ऐसे माध्यमों पर सारे लोग आए, पढ़े लिखे लोग भी आए, इंटेलेक्चुअल क्लास आवाज भी आ रही है आए। मेरी आप लोगों का? हाँ, आवाज आ रही है। तो इस माध्यम से, हेलो सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ना जरूरी है। अब हेलो हाँ, सुनाई पड़ रहा आप लोगों को? हेलो, जी जी हाँ, जी जी बोलिए। अंजुले भाई सुन बोलिए पा रहे हैं सर, आप? तकनीकी प्रॉब्लम हो गई है। नहीं, हम हेलो, लोग तो सुन पा रहे हैं आपको। अच्छा अच्छा, हम अंजुले हाँ भाई आ लगता रही है है बार सर, बार उनका आवाज आ रही कनेक्शन जा रहा है। हाँ, उनका शायद कनेक्शन जा कोई रहा है, नहीं, हम आप लोग तो सुन बोलिए। पा रहे हैं आपको। हाँ, तो ऐसे देखा जाए तो मैं फेसबुक पर काफी समय से एक्टिव हूँ, करीब पिछले 10 साल से ऊपर हो गए। वहां पर अगर एक सोशियो इकोनॉमिक एनालिसिस, सोशल एनालिसिस की जाए, तो उस हिसाब देखा जाए तो 14,000 से ज्यादा हमारे फॉलोअर हैं, 5,000 से ज्यादा दोस्त हैं। तो जो आंकड़ा इकट्ठा होकर के आता है, उसके अपने घाटे अपने फायदे हैं। हम लोग जब डिपार्टमेंटल लेवल पर कोई कॉन्फ्रेंस करवाते हैं तो 5 महीने का टाइम लेते हैं और खर्च भी 2-3 लाख हो जाता है, तब जाकर के एक नेशनल लेवल का छोटा सेमिनार करवा पाते हैं 5-6 महीने की मेहनत में। और आने वाले कितने लोग होते हैं जुड़ने वाले? 200 से 300 लोग भी कॉन्फ्रेंस में नहीं आते हैं। लेकिन यही सोशल मीडिया है कि एक एक पोस्ट 10-10 हजार लोगों तक रीच पहुंच जाता है एक छोटी सी पोस्ट लिखने पर। तो जो सोशल मीडिया, उसकी एक्सेसिबिलिटी बहुत तेज है और अचानक से सब पर है। पहले यह था कि सोशल मीडिया पर एक खास क्लास जुड़ता था, एक खास उम्र के लोग जुड़ते थे। लेकिन आज की डेट में शायद ही कोई इंटेलेक्चुअल तबके का इंसान हो या सरकारी विभाग हो या राज्य सरकारें हो जो ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर ना हो। तो आज की डेट में, और हमारे गांव के 20 बच्चे कम से कम हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं। अगर मैं कोई बात कहता हूं सोशल मीडिया पर, तो ये बात गांव तक भी जा रही है। पहले था कि शहर के लोग ज्यादा जुड़े होते थे सोशल मीडिया से, लेकिन पिछले 4-5 सालों में जो स्मार्टफोन की दुनिया में एक पूरी क्रांति आई है, उस वजह से सोशल मीडिया की एक्सेस, मतलब आप छत्तीसगढ़ के गांव तक में भी आप उसकी एक्सेस देख सकते हैं। तमाम बाधाओं के होते हुए भी इसकी रीच इतनी है आज की डेट में कि इसको हम जैसे लोग कभी इग्नोर नहीं कर सकते। और यही वजह है कि हम टीचर्स भी अब लगभग ज्यादातर माध्यमों में आ चुके हैं अपने बच्चों को देखने के लिए। और कौन सा ऐसा कॉलेज होगा इंडिया में जिसमें टीचर्स अपने बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप बना करके उनसे बातें ना शेयर करता हो? हर कोई कर रहा है पिछले 2-3 साल से। तो इस हिसाब से देखा जाए तो फायदे बहुत हैं। नुकसान राकेश पर थोड़ी राणा देर जी, में चर्चा करूंगा। जी, जी जी जी। अंजुले जी कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। हेलो, अच्छा, अंजुले जी का मैसेज है कि आप लोग चर्चा को आगे बढ़ाएं, शायद उनके यहाँ कुछ तकनीकी समस्याएं चल रही हैं। जी जी, हाँ जी, हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा इसमें ताराशंकर जी, कि जैसे ट्रेंड काफी चेंज हो गया है। अब पहले बड़े लिमिटेड लोग इसको देखते थे, लेकिन अब ये सभी के पास एक्सेस हो गया है। और जहां तक स्मार्टफोन और उसकी भी अभी जो रिसेंट जो एक्सपीरियंस है, कि पहले हम लोग ये कहते थे, खुद हम ये कहते थे कि हमने खुद 1-2 स्टडीज ऐसी की हुई हैं कि भाई अगर बच्चा 6 घंटे से अधिक या 6 घंटे तक भी अगर स्मार्टफोन को यूज करता है तो दैट इज कॉल्ड एज एडिक्शन। हम इसको खुद रिसर्च में हमारी फाइंडिंग्स रही हैं कि अगर बच्चा 6 घंटे तक इसको यूज करता है तो वो एडिक्शन के दायरे में आ जाता है। लेकिन जी, अब आज के समय में तो हम खुद बच्चों को ये कह रहे हैं कि देखिए, सही यू विल बात। गेट एवरी इंफॉर्मेशन ऑन योर नेट। अगर बच्चे घर में हैं तो बच्चों को स्कूल की क्लासेस हो रही है, वो उसी के ऊपर हो रही हैं। अगर बच्चे को हाँ, आपको गेम खिलाना है तो आजकल गेम भी आप इलेक्ट्रॉनिक ही खिला पा रहे हैं, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज तो बच्चों की बंद हो गई हैं। और बाकी जितनी भी एक्टिविटी चल रही हैं, जो सारी की सारी चीजें चल रही हैं, वो आपकी इसी मीडियम के या इसी माध्यम से चल रही हैं। ये आपकी बात पूरी तरह से सही है कि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, जहां पर प्रैक्टिकल्स हैं, खास करके साइंस सब्जेक्ट्स हैं या जिसमें लैब इन्वॉल्व है या बाकी जो सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हैं, स्पेशली हमारे यहाँ भी, मैं टीचर एजुकेटर हूँ, हमारे यहाँ भी जो बच्चे जिनको अभी फील्ड में जाना था, फील्ड मतलब हमारा स्कूल जो है फील्ड होता है, जो ट्रेनिंग टीचर जाते हैं स्कूल में इंटर्नशिप जी, के लिए, तो वो इंटर्नशिप वाला काम तो नहीं हो पा रहा है। अच्छा, अब उसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ेगी या कर रहे हैं कि भाई इस सेमेस्टर नहीं जा पाएंगे वो बच्चे अगले में जाएंगे,
या अगर इसमें कहीं किसी तरह की और बात है या लॉकडाउन पीरियड थोड़ा लंबा और चलता है तो उसका भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था सोची जाएगी कि कोई सेमेस्टर आपको रिशफल शायद करना पड़े। तो वो कुछ तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उसका तो समाधान नहीं है, लेकिन अगेन मैं उसी बात को रिपीट करूंगा कि ये तो एक पेंडेमिक है और एक ये क्राइसिस है। तो क्राइसिस में समथिंग इज बेटर देन नथिंग, और ऑब्वियसली इसके अंदर बहुत सारी चीजें हमारी हो पाई हैं और बहुत सारी चीजें आगे बढ़ पाई हैं। इसमें एक दो चीजें और भी हैं जो आपने कही कि हम लोग पहले जो कॉन्फ्रेंसेस या सेमिनार या इस टाइप का जो भी हम एक्टिविटीज करते थे उसके लिए एक लंबी प्रिपरेशन करते थे, ऑब्वियसली आज भी हम करते हैं, लेकिन अब जिस प्रकार से हम बहुत सारी वेबिनार बड़े इजीली कर सकते हैं, क्योंकि उससे पहले हमें एक्सपर्ट का टाइम, उसका उनका शेड्यूल, उनकी अवेलेबिलिटी और उनको भी अपने फ्लाइट शेड्यूल, ट्रेन शेड्यूल देखने पड़ते थे। अब वो सारी की सारी चीजें कहीं काफी हद तक सुगम हो चुकी हैं और जो काम हम बड़ी डिफिकल्टी से करते थे वो बड़ा इजीली आजकल हो जाता है। बाकी आगे हमारे साथ डॉक्टर राकेश राणा जी भी हैं। तो राकेश राणा जी एक बड़े रिनाउंड सोशियोलॉजिस्ट भी हैं, पत्रकार भी हैं, लेखक भी हैं। तो राणा जी भी अपने अनुभव शेयर करें तो और भी अच्छा रहेगा चर्चा में। जी 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 सनवाल जी और तारा भाई ने तो बहुत डिटेल में सारा इतना डिस्कस किया, वो अपने आप में पर्याप्त है। लेकिन मैं जो सोशल मीडिया के बारे में और जो सामाजिक संकट इस महामारी को लेके आ रहा है उसके बारे में बेसिकली जो आप बात कह रहे हैं वही एकदम सही बात है सर। संकट ही बेसिकली मैनेजमेंट है। जो मॉडर्न साइंस मैनेजमेंट वो बेसिकली क्राइसिस साइंस है। ये दुनिया में उभरी ही तब जब दुनिया संकटग्रस्त होती गई तो मैनेजमेंट आया। तो इस संकट में भी हमें सारी दुनिया को हमें इस संकट में भी कैसे मैनेज करना है, अपनी क्लासेस को, अपने बच्चों को और अपने घर परिवारों को, अपने रिलेशंस को। इसमें टेक्नोलॉजी दुनिया में मनुष्य की सबसे बड़ी सहायक के रूप में उभरी है। इसमें बस थोड़ी हमें जो चीजें ध्यान रखनी है, चीजें इसमें काम करेंगी तो वो जो बाजार के हस्तक्षेप इसके बाद बढ़ और टेक्नोलॉजी की मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी का दायरा जो पूरे दुनिया में बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी के जो दबाव बढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी की जो सेल्स बढ़ेगी, हमारे हर क्षेत्र में हस्तक्षेप किया जाएगा। वो थोड़ा सा अभी शुरुआती दौर में डरावना है। उस डरावनेपन से भागना, डरने की जरूरत नहीं है। उसका वही जो सनवाल डॉक्टर जी भाई साहब कह रहे हैं उससे हमें जल्दी हो के और सीख लेने की जरूरत है। उस जो लोग के बढ़त बना जाएंगे उसे अडॉप्ट करने में, उसे सीखने में, उसकी लर्निंग में, उसके एप्लीकेशन में, वो ही इस पर हावी हो सकेंगे। नहीं तो फिर मार्केट और टेक्नोलॉजी हावी हो जाएगी। और कुछ लोग तो यहाँ तक खतरे जाहिर कर रहे हैं कि भविष्य के स्कूल कॉलेज की शायद जरूरत ना रहे और सबके बैंकेट हॉल बने और सब टीचर्स जो है, थोड़े से टीचरों की जरूरत रहेगी, वो अपना अमेरिका में बैठ के या कहीं भी बैठ के सारी दुनिया के बच्चों को पढ़ा सकता है। तो ये खतरे या ये मंसूबे अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन मनुष्य के सामने या उन चीजों का कोई अल्टरनेट नहीं। जो तारा भाई भी कह रहे थे कि फेस टू फेस का या व्यक्ति के स्किल का इतना आसान नहीं, उसकी बहुत सारी, उसका तरीका यही है कि हमें इसके सदुपयोग और इसमें अपने हस्तक्षेप को बढ़ा के इसका सोशल वेलफेयर में और सब चीजों में, समाज के लिए उपयोगी बनाने में, अपनी इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने में, इसको कैसे बेहतरी से इसका ये एक टेक्नोलॉजी के और हमारी पूरी सिविलाइजेशन के बीच एक पूरा कंपटीशन अब चलने वाला है। ये कोरोना क्राइसिस के बाद पूरी दुनिया में होगा, ये हिंदुस्तान में नहीं है, ये पूरी दुनिया में चलेगा। और ये अच्छा भी है क्योंकि डेवलपमेंट का तो अपना नेचर है, डेवलपमेंट पीछे तो जा नहीं सकता, डेवलपमेंट तो आगे ही जाएगा, है ना। तो इस हमें जैसे अभी सनवाल सर ने कहा था कि हमने इजी ऐप के थ्रू बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, फिर उसके आगे की स्टेज को कोई और अडॉप्ट करने की किया, तो और तीसरा कोई एक्सपेरिमेंट लाएंगे तो और हो सकता है वो और बहुत आसानी से हमारी क्लासेस को, हमारे मटेरियल को और हमें बहुत विजुअल ढंग से इन चीजों को इंटरेक्ट करने में आसान बनाए। तो ये एक क्रम है, प्रगति है और ये चलेगी। इसमें हम सबको थोड़ा सा मुस्तैदी से इन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में बदलने की जरूरत है। उस पर थोड़ा सबको गंभीरता से एक
जी संतुलित मूल्यांकन करके बढ़ने की जरूरत। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया राणा सर। अच्छा, मैं डॉक्टर तारा जी से एक सवाल जी। पूछना चाहूंगा। किसी दर्शक का एक सवाल है, वो ये पूछना चाह रहे हैं कि जो फेक न्यूज है, इन फेक न्यूज को हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, या इनके ऊपर हम क्या करें कि कौन सी फेक न्यूज है और कौन सी करेक्ट न्यूज है? इसके बारे में थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए। जी, मैं इसी पर आ रहा था डॉक्टर विनोद, इसी बात पर रीमा जी ने ये सवाल पूछा है। जी 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 बिल्कुल। तो जी इसी बात का खतरा ज्यादा है कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं है कि कितनी चीजें ऑथेंटिक आती हैं, कितनी नहीं। इसका घाटा आप ये देख सकते हैं कि आज की डेट में सरकारें सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव लड़ रही हैं। मतलब ट्रंप जी। का आना या अपने कंट्री में मोदी जी का ही आना या फिर बोल्सोनारो का आना ब्राजील में पूरी तरह सोशल मीडिया की देन। और सिर्फ यही नहीं, अरब स्प्रिंग जो रेवोल्यूशन कहा जाता है वो पूरा का पूरा सोशल मीडिया की देन थी, बिना किसी नेतृत्व के। और यहाँ तक कि फेमिनिज्म का जो चौथा वेव चला है, चौथी धारा जो चली है फेमिनिज्म की, वो सोशल मीडिया पर ही चला है। चाहे मीटू कैंपेन हो या निर्भया गैंग रेप के बाद हम लोगों का सड़कों पर उतरना हो, इस तरह की तमाम चीजें सोशल मीडिया के पॉजिटिव एस्पेक्ट में भी हो सकती है, निगेटिव में भी हो सकती है। जैसे आज की डेट में अगर सांप्रदायिकता फैलाने की बात हो तो आप पिछले करीब 1 महीने से देख रहे हैं कि बाकायदा फेक न्यूज खुद सरकार की पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो हो, या फिर ऐसी कम से कम 12 एजेंसीज हैं इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज इंडिया की तरफ से, जो फेक न्यूज को बस्ट कर रही है। यानी कि कौन सी न्यूज फेक है, कौन सी नहीं है, इस बात को वो चेक करके बता रही हैं। इसलिए बचने की जरूरत है क्योंकि व्हाट्सएप पर एक साथ आप मैसेज इतनी जगह भेज सकते हैं। और एक बहुत पुराना साइकोलॉजिकल चीज होता है, ये साइकोलॉजी पढ़ने वाले ये बात को ज्यादा जानते हैं कि अगर आप एक ही इंफॉर्मेशन बार बार कहें तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो गलत है या सही है, वही चीज आपके दिमाग में फीड होगी और उसके बाद आपका डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप होता है, उसी को आप डिफेंड करना शुरू कर देते हैं। ये अगर जो भी साइकोलॉजी पढ़ता है इस बात को जानता है। और आज की डेट में अफवाह फैलाने में ये सोशल मीडिया सबसे ज्यादा आगे है। इनफैक्ट अफवाह के आधार पर ही पिछले 5-6 सालों में करीब 14 लोग बच्चा चोरी के अफवाह में मारे गए। और इसी तरह से करीब और भी मॉब लिंचिंग हुई है। गौ हत्या वाला छोड़ दें, उसके बावजूद आधी हत्याएं अफवाह में हुई हैं। तो आज की डेट में अगर हम देखें कि इसको कैसे बस्ट किया जाए, तो इसको देखने के लिए आपको कुछ चीजें फॉलो करनी होंगी। इंटरनेशनल लेवल पर फैक्ट चेकर एजेंसी को, कुछ एजेंसीज होती हैं इंडिया की तरफ से, चाहे सरकार की तरफ से पुलिस को फॉलो करें या प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को फॉलो करें, या तमाम जो बड़े साइट्स हैं जैसे ऑल्ट न्यूज हुआ, लल्लन टॉप हुआ, या फैक्ट न्यूज चेकर करके हैं। ये सारे लोग मिथ बस्टर हैं कि फेक न्यूज है कि नहीं, इस बात को पुष्ट करने के लिए। हाँ, आम पब्लिक के रूप में आपको कैसे पता चले कि कोई न्यूज फेक है या नहीं, ये गारंटी कोई नहीं दे सकता कि ये न्यूज पूरी तरह फेक है कि नहीं फेक है, अगर आप आम आदमी हैं। लेकिन फिर भी कुछ भी चीज फॉरवर्ड करने से पहले अगर आप वेरीफाई नहीं कर पा रहे हो कि ये सच है या झूठ है, तो आप रुक जाएं। क्या हड़बड़ी है कि आपको लगता है कि ये चीज फैला देनी चाहिए? जरूरी थोड़ी ना कि वो सही हो। अगर आपको जरा भी लगता है कि ये आप ऑथेंटिसिटी इसकी नहीं खोज पा रहे हैं, तो आप वहां रुक जाइए। वो कुछ भी कर सकता है। आज आप देख रहे हैं कि सब्जी के ठेले वालों से पूछा जा रहा है, उनकी कुल मिलाकर के उनका धर्म पूछा जा रहा है। यहां तक हेट्रेड फैल चुकी है कि लोगों को मारा पीटा जा रहा है, हॉस्पिटल में भर्ती करने से रोका जा रहा है। तो फेक न्यूज का एक ही चीज है कि अधिक से अधिक सोर्स से पढ़ें, एक तरीका। दूसरा, जो फैक्ट चेक करने वाली एजेंसीज हैं, इंटरनेशनल फैक्ट चेकर एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त, उनकी साइट्स पर जाएं, उनसे आप पूछ भी सकते हैं। जो वीडियो आपके पास आया है उनके पास वीडियो भेज दीजिए कि ये इसको फैक्ट चेक करके बताइए, या ये फोटो सर्कुलेट हो रहा है जिसमें ज्यादा घृणा है या ज्यादा कुछ ऐसा लिखा गया है, उसको आप वहां भेज करके फैक्ट चेक करवा लीजिए। एक तरीका ये है। अदरवाइज ये बात सही है कि 1894-95 के समय जो पीत पत्रकारिता कही जाती थी, येलो जर्नलिज्म, उससे कई गुना ज्यादा येलो जर्नलिज्म आज की डेट में चल रहा है। ये पूरी दुनिया की बात है, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, अमेरिका की बात नहीं है। सिर्फ इंडिया, अमेरिका हो या कोई भी कंट्री हो, फेक न्यूज के सहारे सरकारें बन रही। यहां तक कि
सरकार अगर कुछ भी ना डिलीवर करे अपनी जनता को, तब भी सरकार ये भरोसा दिलवा सकती है फेक न्यूज के सहारे कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं आपके लिए। इस उसमें आप अपने इंडिया के संदर्भ में भी देख सकते हैं कि आज के 1 महीना पहले जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो जो मजदूर भाग रहे थे उनको रोका गया। आज की डेट में खुद सरकारें बस मुहैया करवा करके कह रही हैं। आप बताइए कौन सही है कौन गलत है, बिना प्लानिंग के अगर आप कुछ करोगे। और उसमें ज्यादातर भगदड़ कैसे मची थी? रेलवे ने यह बात नहीं बताई कि 14 तारीख के बाद की बुकिंग कैंसिल हो रही है कि नहीं। हजारों लोग बांद्रा स्टेशन पर पहुंच गए, ये रेलवे की गलती थी, इसमें कोई दो राय नहीं कि इसको 2 दिन पहले 3 दिन पहले रेलवे को सरकार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कहलवा देना था कि अभी ट्रेन नहीं चलेगी, बंद रहेगी। सेम बात यहाँ पर हवा उड़ गई दिल्ली में कि यहाँ से बसें चल रही हैं आनंद विहार से, तो वहां पर हजारों लोग इकट्ठा हो गए। गलती मजदूरों की नहीं है इसमें, ये बात सबको पता है। लेकिन आप करेंगे क्या? यहाँ पर पढ़े खासे, अच्छे खासे पढ़े लिखे वर्ग में अब अफवाह ऐसे घर कर गई है तो उनकी क्या विसार। तो इस बात का खतरा बहुत ज्यादा है। इसीलिए मैंने कहा इन्फोडेमिक, पैंडेमिक और एक है इन्फोडेमिक। पैंडेमिक मिट सकता है, लेकिन इन्फोडेमिक जो फैला हुआ पिछले कई सालों से, उसका तोड़ आपको निकालना पड़ेगा और हम सबकी जिम्मेदारी है। अब इस बात को लेकर हम कन्नी नहीं काट सकते कि फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर हमें नहीं होना है। आपको होना पड़ेगा अगर आप जिम्मेदार इंसान हैं। आपको उस व्हाट्सएप पर भी होना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। जी तारा जी, मतलब कई सारे लोग जो है, काफी सारे लोग जो है इस्तेमाल करने वालों पे, क्योंकि फेक न्यूज फैलाना तो किसी व्यक्ति विशेष का काम है, न कि मीडियम का। बहुत सारे लोग मीडियम की इसमें गलती ढूंढते हैं, जबकि ये लोगों की गलती है कि वो अफवाह फैलाते हैं। जैसे कुछ तस्वीरें, इमेज एक्सीडेंट का है या कुछ ऐसा, किसी को जला दिया, किसी को मार दिया, और वो विदाउट ब्लर किए हुए ब्लड फैला हुआ है, जो विचलित करने वाले हैं या मेंटली लोगों पर काफी इफेक्टिव, गलत तरह का इफेक्ट डालते हैं। जो तस्वीरें, वीडियो उनको शेयर करते हैं धड़ल्ले से, तो इससे बचा जाना चाहिए। राकेश जी, जी सर, इस बारे में लोगों को एजुकेट करने के लिए क्या सरकार ने कभी कोई कोशिश की? जैसे ये विचलित करने वाली तस्वीरें हैं या अफवाहें हैं, कम शब्दों में बताइए। नहीं, ये जो आपने बहुत बारीक और बहुत सेंसिटिव इशू है, इन्हें समाज को एजुकेट इन सारी चीजों के बारे में करने का कोई मोड नहीं है। बताइए कैसे करोगे आप किसी एक घटना के भी बारे में? सही बात कोई नहीं है इसका। और फिर इससे भी आगे थोड़ा सा कुछ और चीजें समझने की जरूरत हमें यह है कि सरकारों से भी ज्यादा मजबूत है बाजार, और बाजार गवर्न करता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, पूरी आईटीज कंपनीज को। थोड़ा हमारे पास टाइम यस, बिल्कुल बहुत जल्दी। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मैसेज ना कोई व्यक्ति बनाता है ना कोई सरकार बनाती है, और बहुत आईटीज कंपनीज अपने मुनाफे के लिए, अपनी चीजों के लिए, ये सब एक पूरा कारोबार है ना। और हम जैसे गरीब मुल्क इन बड़े लोगों के, बड़े टेक्नोलॉजी के जो हैंडलर्स हैं, बड़े मार्केट के खिलाड़ी हैं, उनके दबाव में, उनके नीचे नियंत्रण में आ चुके हैं। इनका तोड़ जब भी निकलेगा, इनका तोड़ खुद वही टेक्नोलॉजी निकालेगी और वही बड़े प्लेयर निकालेंगे। जब वे इतनी बारीक चीजों के सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं, क्या वे ये सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते कि पूरे में 100 गाली दी जाती है, 100 ब्लॉक कर दे तुरंत, कि अगर कोई व्यक्ति ये इन में से कोई एक शब्द भी करता है तो वो व्यक्ति डिलीट हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। एक कोई ऐसा गंदा फोटो डालता है तो वो तुरंत ब्लॉक हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। क्यों नहीं? उनकी बात यह है कि उनकी रिसर्च या उन कौन से फायदे में जाती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का करैक्टर भी कोई बहुत डेमोक्रेटिक नहीं है। जब कोई आंदोलनात्मक या कोई उस तरह की उपद्रवी घटना होती है, या अरब की घटना हो या कहीं की हो, तो वो अपने पांव एकदम आगे बढ़ा देती है। सोशल मीडिया भी और टेक्नोलॉजी भी। जब दुनिया में कहीं कुछ अच्छा हो रहा है तो टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया गायब। तो उसका भी अपना एक पूरा बेनिफिट लेने का, लाभ लेने का, चीजों को नियंत्रित करने का, सरकारों को उथल पुथल करने का, ये जो एक करैक्टर है, इसे भी थोड़ा सा उस पूरे सिनेरियो में देखने समझने की जरूरत।
थैंक यू सर। जी जी। तारा जी, राकेश जी जो एक सिस्टम तैयार करने की या सॉफ्टवेयर तैयार करने की जो बात कर रहे थे, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का जो काम है, फेसबुक है यस या यस ट्विटर है ऐसी चीजें जिस पे लोग जो है रिपोर्ट करके आप ब्लॉक करते हो फेक न्यूज, फेक अफवाह फैलाने वाली प्रोफाइल्स को, लेकिन इनसे भी लोगों को काफी नहीं सारी शिकायत है। कई बार नहीं, जो ऑथेंटिक ये सही खबरें ये जो सही बातें करते हैं, उसको वो ये प्रोफाइल भी नहीं, फेसबुक या ये ट्विटर पे शिकायत ब्लॉक कर करने दी की जाती है। शिकायत करने की नौबत क्यों है सर? ये फेसबुक जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म, उसके पास खुद ये ऑप्शन होना चाहिए। जी उसे भी तो एक इसमें सकारात्मक भूमिका समाज में आनी चाहिए ना उसकी। हाँ राकेश सर, इसमें 2-3 चीजें नोट जी करनी चाहिए हमें कि 1.5 साल पहले फेसबुक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा उसने सोचा कि ये सारी चीजें खुद सॉफ्टवेयर पकड़े और जी उसने अपने खुद का एक ऐसा इंटेलिजेंस डेवलप कर लिया कि फेसबुक ने तुरंत उसको जकरबर्ग ने बंद कर दिया। दूसरा एग्जांपल मैं दूंगा कि चूंकि सोशल मीडिया पर उनकी उम्मीद से ज्यादा तेज लोग जुड़ रहे हैं, तो जो सोशल मीडिया के सॉफ्टवेयर का एल्गोरिदम होता है, उस एल्गोरिदम के पास भी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इतने बड़े बिग डेटा जिसे कहते हैं, बिग डेटा को वो स्क्रीन कर पाए। हालांकि आज की डेट में सोशल मीडिया बहुत कुछ पकड़ लेता है। एक अभी खून लगा फोटो आप शेयर करिए, 1-2 घंटे बाद वो खुद कवर लगा देता है। कोशिश वो कर रहे हैं, हालांकि इसमें बेहतरी की जा सकती है। इसमें राकेश सर की बात को मैं सपोर्ट करूंगा कि इसमें सॉफ्टवेयर काफी बेहतर किया जा सकता है, लेकिन चूंकि ऐसी चीजें सर्कुलेट बहुत होती हैं, तो इसमें फायदा उनका है। इस बात को भी समझने की जरूरत है। जी जी जी। विनोद सर जी ये बोलिए सर, बोलिए तारा। जी कुछ हमारे कानून जो है सोशल मीडिया को लेकर के काफी नहीं बने हैं। मतलब सोशल मीडिया के हिसाब से, नेट के हिसाब से जी हमारे पास कानूनों की काफी कमी है अभी फिलहाल। तो किस तरह के कानून सरकार को बनाने चाहिए ताकि अफवाह फैलाने वालों पर रोक लगाई जा सके? देखिए, जहां तक मैं समझता हूं कानून तो इस प्रकार के ऑलरेडी हैं, एग्जिस्ट करते हैं कि जो अफवाह फैलाने वाले हैं उनके ऊपर सख्त कानून हैं, उनके एग्जीक्यूशन की बात है। लेकिन साथ में हम थोड़ा सिर्फ इतना और जोड़ना चाहेंगे कि जो लोग, जैसे हम हैं, राकेश जी हैं, कोई भी हैं, जब हमारे पास कोई न्यूज आती है तो उस न्यूज को हमें भी थोड़ा सा एनालाइज करने के बाद ही आगे सर्कुलेट करना चाहिए। मतलब इसमें हमें भी अपनी थोड़ी सी नैतिक जिम्मेवारी जो रहेगी ना, देखिए इंडिविजुअल की नैतिक जिम्मेवारी ज्यादा जरूरी है। अगर हमारे पास कोई न्यूज आती है, उसकी ऑथेंटिसिटी जाने बिना उसको आगे फॉरवर्ड अगर हम नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली एक तरीके का एक बैरियर वहां लग जाएगा। और जहां तक आप कानून की बात कर रहे हैं, कानून तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, FIR दर्ज होती हैं, मुकदमे चलते हैं, बाकी सारी चीजें होती हैं। तो इसमें हमारे लिए, जो हमारे समाज में भी एक थोड़ी सी अवेयरनेस की भी बात जो है ना, खास करके इंडिविजुअल लेवल पर कुछ नैतिक जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। और जहां तक सोशल मीडिया की बात है, तो देखिए सभी चीज, क्योंकि हम जो एक आम बात जो कहते हैं ना कि नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट चेंज, मतलब चेंज तो आता रहेगा। बाकी जो हमारे दोनों साथियों ने बातें कही हैं कि इसके लिए सॉफ्टवेयर को और थोड़ा सा एडवांस करने की जरूरत है, उधर भी प्रयत्न रहें और साथ में इंडिविजुअल भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, तो हम समझते हैं कि काफी हद तक इन चीजों पर लगाम लगाई जा सकती है। मैं आपके साथ आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। जी तो जी पूरी चर्चा से अफवाह की, जहां तक अफवाह फैलाने की बात है, इसके लिए सोशल प्लेटफॉर्म जो भी हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, इनको खुद भी कुछ चीजें अपने करने की जरूरत है ताकि फेक न्यूज या हिंसात्मक चीजें फैलाने, सामग्री फैलाने वाली चीजों को जी रोका जा सके। और खास जी साथ इंडिविजुअल, हमें यूज करने वालों को, यूजर्स को भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी उठानी होगी ताकि अफवाह हम ना फैलाएं। साथ ही अफवाह फैलाने वालों को रिपोर्ट कर सके, उनकी प्रोफाइल ब्लॉक करवाएं और सही खबरें ही शेयर करें। इसी के साथ एम्पावर पीपल के वेबिनार प्रोग्राम, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।